हेलो दोस्तों, मैं सुबह कुमार 65th बीपीएससी के लिए जो ग्रुप चल रहा है दोस्तों, 40 डेज आंसर राइटिंग ग्रुप, उस ग्रुप का आज एक क्वेश्चन था दोस्तों, एनआरसी सीए से रिलेटेड। उसका कुछ ओवरव्यू है दोस्तों, जो आपके सामने है, जो रखना चाह रहे हैं दोस्तों। अगर आप उस ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो आप है जो टेलीग्राम नंबर पर आप है जो कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अपना एक टाइमलाइन है दोस्तों। टाइमलाइन के बारे में, इसकी क्या टाइमलाइन है, इसमें क्या क्या चर्चा होंगी, आपको सीएबी एनआरसी डिटेंशन सेंटर, इसकी चर्चा है जो आपको करेंगे, विस्तृत रूप से करेंगे। और आपको कुछ इसमें ऐड होगा तो आप इसको ऐड कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। दोस्तों, इसकी टाइमलाइन को पहले जानते हैं और क्या क्या था ये। दोस्तों, 19 जुलाई 2016 को सबसे पहले है जो लोकसभा में दोस्तों है जो इसको रखा जाता है, नागरिकता संशोधन विधेयक। दोस्तों, जब रखा जाता है तो जब इस पर बहस होती है तो इसमें बहुत सारी खामियां को गिनाते हुए है जो जेपीसी की मांग किया जाता है और जेपीसी की है जो इसका गठन कर दिया जाता है। दोस्तों, 11 अगस्त 2016 को संयुक्त समिति के लिए है जो रेफर किया जाता है। ये रेफर करने के बाद दोस्तों 23 अगस्त 2016 की 30 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता सत्यपाल मलिक के अध्यक्षता में होता है। और ये जो 30 सदस्य होता है दोस्तों, उसमें 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से है जो इसको बनाया जाता है। और इसमें है जो देश के विभिन्न क्षेत्रों में और वहाँ की स्थिति को देखते हुए, जहाँ की बात की गई है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश की जो बात की गई है, वहाँ की स्थिति को जानने के लिए, अल्पसंख्यक को जानने के लिए कि क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, इसको जानने के लिए एक समिति का गठन होता है। और समिति है जो अपना रिपोर्ट है जो आकर सौंपती है। सौंपने के बाद दोस्तों फिर इसके बाद दोबारा है जो कमेटी का गठन किया जाता है, जो राजेंद्र अग्रवाल कमेटी की रिपोर्ट फिर उसके बाद आती है। उस रिपोर्ट्स में है जो बांग्लादेश को स्किप करने की बात आती है कि बांग्लादेश को इसमें से हटा दिया जाए, सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान को रखा जाए। लेकिन दोस्तों, उसमें है जो वोटिंग 16-14 से वोटिंग होने के बाद है जो बांग्लादेश को भी सम्मिलित कर लिया जाता है। फिर 7 जनवरी 2019 को बांग्लादेश को हटाने की बात की जाती है। उन्होंने रिपोर्ट है जो अपने सौंप देता है समिति को। और उसके बाद दोस्तों 8 जनवरी को दोबारा है जो लोकसभा में है जो दोबारा है जो पेश किया जाता है। और यहाँ जो टाइमलाइन है दोस्तों, ये इलेक्शन का टाइमलाइन होता है। उसके बाद है जो इस पे है जो लोकसभा में बहस होती है, उसके बाद है जो बिल वहीं पड़ा हुआ रहता है, फिर है जो राज्यसभा में नहीं जाता है। फिर ये इलेक्शन के बाद दोस्तों दोबारा 4 दिसंबर को है जो दोस्तों इसको है जो फिर लोकसभा में इसको रखा जाता है। और इसको इस पे जब बहस होती है तो 9 दिसंबर को 311 वोट से लोकसभा में इसको पास कर दिया जाता है, बहुत हंगामे शोर शराबे के साथ। 11 दिसंबर कोई राज्यसभा में जाती है और 125 वोट से है जो राज्यसभा में भी ये पास हो जाता है। फिर उसके बाद राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है, ये कानून बन जाता है। दोस्तों, ये इसकी पूरी टाइमलाइन है। अब टाइमलाइन है दोस्तों, तो कारण क्या है, सरकार का तर्क क्या है और विपक्ष का तर्क क्या है कि दोनों को आपको बैलेंस समझना जरूरी है। आप आंसर्स में लिखने के समय क्या यूज कीजिएगा, क्या डायमेंशन रखिएगा, क्या क्वेश्चंस कर रहा है, ये आपके ऊपर निर्भर कर रहा है। लेकिन एक हम ओवरव्यू के तौर पे हम आपको बताने की कोशिश करें। सरकार का तर्क है दोस्तों कि धर्म आधारित संशोधन जो होता है वो जो किया गया है वो शोषित अल्पसंख्यक को लेकर किया गया है। समझ गए दोस्तों, जो धर्म आधारित संशोधन है वो है शोषित अल्पसंख्यक को लेकर है जो किया गया है। फिर यह है जो लियाकत वर्सेस नेहरू पैक्ट की जो चर्चा है, जो उस समय जब पाकिस्तान बट गया था तो पाकिस्तान है जो धर्म आधारित देश था दोस्तों, भारत एक सेकुलर देश था। तो उस वर्तमान समय में है जो पाकिस्तान है जो उसकी है जो हिमाकत नहीं कर पाता है, वहाँ आज है जो हिंदुओं की स्थिति बहुत खराब हो गई है। लेकिन भारत में है जो ऐसा स्थिति नहीं है। भारत ने हमेशा है जो धर्म को, अल्पसंख्यक को अपना एक सम्मानजनक और सद्भाव के रूप में देखा। इसीलिए नेहरू जी का कथन है, जब नेहरू की धर्मनिरपेक्षता पढ़िएगा तो उनमें कहा गया है कि जो अल्पसंख्यक का जो कल्याण है जब बहुसंख्यक के हाथ में होगा। आप है जो जब 64th का जब मेंस लिख रहे होंगे तो उसमें एक क्वेश्चन था नेहरू की धर्मनिरपेक्षता, तो आप वहां पर इस चीज का यूज कर सकते थे। तो दोस्तों इस चीज है, धर्म विशेष नहीं, भारत के संविधान गरिमा से जीने का अधिकार देता है, जो प्रताड़ित समूह को शामिल किया गया है। वैसा ही उसी तरह के अल्पसंख्यक को शामिल किया गया है जो वहाँ है जो शोषित है, पीड़ित है। और भारत की संविधान है जो गरिमा से जीने का अधिकार देता है। इस तर्क के साथ है जो दोस्तों सरकार का तर्क है जो दिया गया। दूसरा है दोस्तों कि आर्टिकल 10 और 11 1955 का जो अधिनियम है उसमें आर्टिकल 10 और 11 है जो
इसकी इजाजत देता है और 1955 में अभी तक दोस्तों 9 बार संशोधन है जो हो चुका है। तो इस तरह की देखते हुए दोस्तों सरकार ने अपना तर्क है जो अपना लोकसभा में पेश किया और इस पे तर्क दिया, कुछ एग्जाम्पल भी दिए कि आप है जो मधेसी को हम क्यों नहीं रख रहे हैं। तो मधेसी इसलिए नहीं रख रहे कि नेपाल में अपनी स्वायत्ता की लड़ाई लड़ रहा है, वहां है जो शोषित नहीं है। तमिल क्या है, तमिल है जो भी है जो वहां अपनी है जो अपनी स्वायत्ता के लिए लड़ रहे हैं, अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं, वो शोषित नहीं है। वहां पर क्रिश्चियन जो भूटान में है वो भी है जो अपनी स्वायत्ता के लिए लड़ रहे। तो कुछ एग्जाम्पल के साथ है जो लोकसभा में इसको पेश किया गया दोस्तों। और पेश करने के बाद उसको बाद है जो भारत की तरफ से जो यूएनएचआरसी का एक कोटेशन कर दिया गया कि अल्पसंख्यक को संरक्षण देना भारत सक्षम है, क्योंकि भारत एक ताकतवर देश है, भारत इसमें है जो कर सकता है। तो ये कुछ है जो सरकार का जो कुछ इंपॉर्टेंट तर्क था, उस तर्क को है जो हम आपके सामने रखे हैं दोस्तों। दूसरा है कि जो विपक्ष का जो तर्क है उसमें क्या है कि मुस्लिम धर्म को शामिल नहीं करना 3 देश को छोड़कर, इसकी है जो अवहेलना किया कि यह है जो अपनी लोकतंत्र की ऐसी भाषा नहीं है और हम एक बड़े लोकतंत्र की ओर जा रहे हैं। हमारा लोकतंत्र है जो दुनिया में वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है, तो हम ऐसी नहीं कर सकते हैं। दूसरा आर्टिकल 14, 15, 21, 25, 28 का उल्लंघन बताया दोस्तों इसमें, जो विपक्ष की तरफ से तर्क दिया गया। भारत वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है, इस तरह की धर्म आधारित कानून बनाना देश के लिए सही नहीं है। इसलिए सही नहीं है कि अगर हम इस तरह के कानून बनाएंगे तो आने वाला जो है कानून इस पे आधारित बनेगा और है जो देश की कहीं ना कहीं है जो विभाजनकारी नीति को दर्शाएगा। ये तर्क है दोस्तों, एक तर्क है, विपक्ष का तर्क है। तो आप उस तर्क को लिख सकते हैं क्या कि पक्ष और विपक्ष में। दूसरा दोस्तों आर्टिकल 14 की अवहेलना की बात करता है दोस्तों। लोकतंत्र में धर्म आधारित कानून बना संविधान के मूल ढांचे पर हमला है दोस्तों। फिर अन्य पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक क्यों नहीं, तो इसमें भी कोट किया गया कि आप है जो अहमदिया को क्यों नहीं ले रहे हैं। अहमदिया को इसलिए नहीं लिया जा रहा है दोस्तों कि अगर हम उसको ले लेते तो मुस्लिम जो जगत है उसमें है जो बंटवारे की नीति के तरफ से हमको दिखता कि हमने अहमदिया को ले लिया और उसको है जो छोड़ दिया। तो यह है जो हम लोग को धर्म को बांटना नहीं है दोस्तों, हम लोग को जोड़ने का काम है। तो इस तरह से जो कुछ विपक्ष के ऐसे तर्क दिए गए, उस तर्क को सरकार ने भी उस तर्क से उसका जवाब दिया। इसकी संशोधन की कोई जरूरत नहीं थी। बोला जाता है कि ऑलरेडी पहले से संशोधन किया हुआ था कि आप है जो आकर यहाँ पर ही 11 साल की नागरिकता 11 साल रहने के बाद आपको ऑटोमेटिक है जो उसमें दे दिया जाएगा। और इसमें है जो फिर इसमें है जो घटाकर है जो कम कर दिया गया है। जो वर्तमान का कानून है 31 दिसंबर 2014 से पहले तक का है जिसमें लिया गया है। संविधान निर्माता की अवहेलना, ये कुछ ऐसे सरकार का तर्क और विपक्ष की बात है जो इसमें है जो की गई है। और करने के बाद दोस्तों ये है जो फिर आगे है जो इसमें बताया गया कि शरणार्थी और घुसपैठी इसमें क्या अंतर है, उसका भी विस्तृत है जो चर्चा है जो लोकसभा में किया गया। शरणार्थी जो होता है दोस्तों संसाधन पर आर्थिक बोझ नहीं होता है। यूएनएचआरसी का कहना है कि वो अपने पीड़ित और शोषित के चलते है जो किसी देश में शरणार्थी के रूप में आते हैं और उनका है जो सम्मान करना चाहिए, वो है जो अर्थव्यवस्था में सहायक होते हैं। ये है जो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है जो दोस्तों दिया गया है शरणार्थी की तरफ से। और दूसरा चीज है घुसपैठी, यही दोनों के बीच तो चर्चा बहुत इंपॉर्टेंट हुई दोस्तों। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। एनआईए और इंटेलिजेंस द्वारा है जो इसकी पुष्टि कर दी गई है। बोधगया जैसे ब्लास्ट मामले में इसकी पुष्टि हुई है और बहुत सारे देशों ने है जो इसको है जो इसके देश के लिए खतरा बताया है। आईएसआईएस में शामिल होने के लिए जिस तरह के जो प्रमाण मिले हैं उसे जो राष्ट्रीय स्तर के लिए खतरा बताया गया है। और जो म्यांमार का इलाका है जो अपना नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, वहां पर है जो मिलिटेंट ग्रुप को बढ़ावा देना, हथियार की सप्लाई करना उनके माध्यम से कहीं ना कहीं है जो राष्ट्रीय धर्म के लिए खतरा की बात बोली गई है। अब ऐसे संसाधन पे बोझ, ये है जो संसाधन पे बोझ है दोस्तों, यह है जो आएंगे और है जो वहाँ अपनी पैर जमा लेंगे, पैर जमाने के बाद वहाँ के संसाधनों को है जो ये है जो प्रॉब्लम करते हैं, जिसके कारण है जो घुसपैठी के बारे में नकारात्मक स्थिति को दिखाता है। जैसे रोहिंग्या को बारे में मिलिटेंट ग्रुप के बारे में उसकी चर्चा की गई है। अब दोस्तों इतना होने के बाद दोस्तों अब नॉर्थ ईस्ट में इसका विरोध क्यों हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट में विरोध हो रहा है कि वहाँ जो सांस्कृतिक पहचान है जो नष्ट हो रहा है, वहाँ के लोग अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं, जिसके कारण है जो वहाँ है जो उसका विरोध हो रहा है। बहुत बड़े स्तर पर विरोध हुआ है दोस्तों। और उसका जो आप आसाम अकॉर्ड जब पूरा पढ़िएगा तो उसमें जो आपको बताएंगे कि क्या चीज़ है, कैसे विरोध हुआ। तो सीए ये है जो दोस्तों इंटरलाइन परमिट में लागू नहीं है। जो वहाँ के जो 5-6 जो स्टेट हैं वहाँ पर जो इनर लाइन ऑफ परमिट बोला जाता है, जो देश की सीमा को बनाता है, वहाँ पर लागू नहीं है। लेकिन उसमें भी कुछ संशोधन हैं, उस संशोधन को आप पढ़ लीजिएगा, क्या कि बुक में तो दिया हुआ रहता है दोस्तों। यहाँ हम आपको छोटा सा एक टाइमलाइन के रूप में दिखा रहे हैं कि आप
को उतना ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। आप है जो क्वेश्चंस को लिख सकते हैं, नहीं तो बहुत सारा इसमें क्लाउज है, आप उसको क्लाउज को पढ़ सकते हैं। अनुसूचित छ को दरकिनार नहीं किया जाता। जो अनुसूचित छ में जो दिया गया है, जो राइट्स दिए गए हैं वहाँ के पूर्वोत्तर राज्य के लिए जो विशेष प्रकार का है, उसको है जो उसका जो अवहेलना नहीं करेगा, है जो विशेष तरह की है जो इसकी चर्चा हो चुकी है। फिर एनआरसी दोस्तों, एनआरसी दोस्तों नागरिकों के लिए सरकार कानून बनाने का सरकार का जो प्रयास है। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, ये 1955 के अंतर्गत 2003 में इसको संशोधन किया गया था। संशोधन करने के बाद जो आसाम में जो हुआ है दोस्तों, 1951 की जनगणना के आधार पर असम में हुआ। इलीगेंट माइग्रेंट्स जो है उसको वहां से निकालने के लिए 1983 में इसके लिए IMDT एक्ट बनाया गया दोस्तों। वहाँ जो बहुत सारे अशांति का जो माहौल बना था, और उस समय है जो राजीव गांधी के समय असम गण परिषद के साथ जो एकॉर्ड हुआ था, उसके पहले है जो दोस्तों IMDT एक्ट है जो बनाया गया था वहाँ पर। इलीगेंट्स माइग्रेट्स करके इसका है जो नाम है दोस्तों। 1971 के बाद जो आए हैं उसको बाहर कर दिया जाएगा। 26 मार्च 1971 के बाद है जो उसको जो आए हैं उसको बाहर कर दिया जाएगा। 2005 में सुप्रीम कोर्ट की हस्तक्षेप पहली बार होती है दोस्तों, और 2013 में एक रिपोर्ट आता है, उस रिपोर्ट असंतोष होता है, सुप्रीम कोर्ट है जो इसको रिजेक्ट कर देती है। फिर इस रिपोर्ट को दोस्तों बाद में लाया जाता है। फिर 31 अगस्त 2016 को है जो इस रिपोर्ट को पेश किया जाता है, जिसमें 33 मिलियन की जो स्थिति है उसको दिखाया जाता है, जिसमें 31 मिलियन को सही माना जाता है और 2 मिलियन को है जो बाहर किया जाता है। फिर उस रिपोर्ट्स को दोबारा है जो बनाया जाता है दोस्तों, और रिपोर्ट्स को बनाने के बाद उसमें 14 लाख हिंदू और 5 लाख मुस्लिम को 19 लाख है जो टोटल है जो एनआरसी के दायरे में आ जाते हैं। अब एनआरसी के दायरे में आने के बाद दोस्तों ये क्या हुआ कि जो सीए हुआ जो बिल बना, उस जो कहा जाता है दोस्तों, ऐसा ये कहा जाता है कि जो सीए है अब इसके माध्यम से है जो यहीं पर है जो इनकी नागरिकता मिल जाएगी, और ये है जो यहाँ से बाहर हो जाएंगे। ये है जो तर्क है। अब तर्क कितना सही है, इस तर्क में कितना दम है, यह आपको आप है जिसकी पुष्टि खुद कर सकते हैं, खुद सोच सकते हैं। तो ये दोस्त एक पूरा टाइमलाइन था। फिर उसके लिए थोड़ा डिटेंशन सेंटर की बात कर लिया जाए दोस्तों। कोई विदेशी गैर कानूनी तरीके से अगर भारत में आता है तो उसको जो डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है। और यह दोस्तों विदेशी अधिनियम 1946 पासपोर्ट अधिनियम 1920 के अंतर्गत है जो इसको बनाया गया है। और धारा 2C है जो केंद्र सरकार का है जो कहना है, केंद्र सरकार उसको बाहर कर सकती है उसके धारा 2C के अंतर्गत, लेकिन उसको जीने का अधिकार जो उसका जो मूलभूत है उसको आप उसको नहीं रोक सकते। इस तरह का अधिनियम है दोस्तों, अधिनियम में बनाया गया है। और 3E के अनुसार राज्य सरकार, उसी में धारा 2C केंद्र सरकार और 3E के अनुसार राज्य सरकार है जो उसके लिए जो भी है कानून है जो कानून है उसको बाहर कर सकती है, डिटेंशन सेंटर में जो उससे रिलेटेड है वो कर सकती है, या उसके देश अपना देश उसको भेज सकती है। इसके लिए 39 पॉइंट है जो रोस्टर है जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस को जारी किया है दोस्तों। इस गाइड पर डिटेंशन सेंटर और डिटेंशन सेंटर की जो बात है जो दोस्तों आज नहीं बहुत पहले से भी बात है, यूरोप में भी है इसकी है जो बात की गई है। तो आप है जो एक डिटेंशन सेंटर पे है जो थोड़ा सा टिप्पणी कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और यही छोटा सा एक ऑफर भी था दोस्तों आपको देने के लिए कि इस तरह की है। और दूसरी चीज़ कि बांग्लादेश से आप है जो कैसे रिलेशंस को प्रभावित कर सकता है, तो यही है जो पूरा जो शरणार्थी घुसपैठी का मामला है, डायस्पोरा का मामला है, वहाँ की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति के मामला है। और इसको आप है जो भारत बांग्लादेश की स्थिति को पूरा मत लिख दीजिएगा। द्विपक्षीय वार्ता जो होती है, द्विपक्षीय जो संबंध है उसको लिखना नहीं है। इसी एनआरसी और सीए के अंतर्गत जो भी है जो रिलेशंस दोनों के बीच है वो है जो किस तरह से प्रभावित होंगे उसकी है जो चर्चा है जो आपको उसमें करनी है, और उसी क्वेश्चंस को बेस बनाते हुए करनी है। तो दोस्तों एक छोटा सा है जो आपका टाइमलाइन के लिए हम बनाए थे। अगर अच्छा लगता है दोस्तों तो दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, और अगर कुछ इसमें गलत अगर हो गया होगा तो आप उसको सुधार कर लीजिएगा। मिस्टेक हो जाता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ग्रुप में ऐड होना है दोस्तों तो आप है जो टेलीग्राम नंबर पर जाकर है जो आप ऐड हो सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।